केंद्रीय वित्त मंत्री जी के द्वारा एक वर्ष के सरकार के अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वित्तीय विवरण यानी केंद्रीय बजट 2025-26 सदन में प्रस्तुत किया जा चुका है और अब हम लोग बहुत विस्तार से इस पूरी विषय वस्तु को पढ़ने जा रहे हैं। इसके एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है, यानी 1 फरवरी को आपका जो है बजट है, 1 फरवरी 2025 को आज ही के दिन आपका जो है ये बजट प्रस्तुत हुआ है और एक दिन पहले यानी 31 जनवरी को आप सभी का आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 प्रस्तुत किया गया है। मैं आप सभी को इकोनॉमिक सर्वे की अलग क्लासेस लूंगा और केंद्रीय बजट की क्लासेस अलग लूंगा। आप सभी लोग इत्मीनान से क्लासेस में रहिएगा। अब ये एक क्लास में नहीं पढ़ाऊंगा, इसके लिए हम मल्टीपल सेशन लेंगे ताकि आपका बेसिक टू एडवांस सब कुछ कंप्लीट हो। बजट में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, बजट में क्या क्या चीज़ें हैं और बजट का जो बेसिक है उन सभी पक्षों को आप लोग जानेंगे। सबसे पहले आज के बजट का थोड़ा सा सार समझने की कोशिश करते हैं कि इस बजट में क्या नया हुआ और बजट में क्या क्या चीज़ें लेकर के आए। तो ये एक पूरी की पूरी सीरीज प्रारंभ हो रही है बजट 2025-26 की। डिटेल में पूरा बजट पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैंने बजट 2024-25 याद करवा दिया था, आप लोगों को याद होगा हमारी लगातार क्लासेस हुई थी, 10 से 12 क्लासेस में मैंने पूरा बजट पढ़ाया था। वो बजट जुलाई में आया था क्योंकि पिछले साल चुनाव थे। इस साल बजट जो तय समय है इसी समय पे आता है। देखिए ये बजट सत्र, सदन में बजट सत्र आता है और बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ जो है सदन प्रारंभ होता है। इसके बाद इकोनॉमिक सर्वे आता है और अब बजट है। अब बजट पे प्रॉपर चर्चा चलेगी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 के तहत जो है ये व्यवस्था की गई है। आप सभी को पता है हमारे संविधान के भाग 5 में 112 में हमारा जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय वर्ष के संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाया जाता है। संविधान में कहीं बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। और जो हमारा ये बजट तैयार किया जाता है, ये तैयार करने का जो पूरा का पूरा कार्य होता है वो बजट प्रभाग को होता है। आर्थिक मामलों का जो आपका विभाग है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत जो कार्य करता है और नीति आयोग से संबंधित जितने भी मंत्रालय होते हैं, नीति आयोग और उससे संबंधित जितने भी मंत्रालय हैं सभी के परामर्श से बजट प्रभाग जो कि वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के अंतर्गत उसका काम होता है पूरा बजट का निर्माण करना। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में प्रस्तुत किया गया था, आजादी के बाद ही, और आज 2025-26 का बजट प्रस्तुत किया गया है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। और एक रिकॉर्ड बनाया इन्होंने लगातार, ये उनका पूर्ण बजट के बारे में 8वां बजट था और ये एक अपने आप में रिकॉर्ड है। ठीक है, बजट में देखिए आमतौर पे 3-4 चीजें होती हैं। मुख्य तौर पे आप देखें तो पहले 2017 तक जो है 2 बजट आते थे। रेल बजट अलग आता था, आम बजट अलग आता था। अब एक ही बजट आने लगा है, उसी में रेल बजट को मर्ज कर दिया गया। 2017 के बाद से जितने भी बजट आए हैं उसमें रेल बजट और आम बजट दोनों को एक साथ ही प्रस्तुत किया जाता है। बजट में राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं, यानी सरकार को पैसा कहां से प्राप्त होगा। पहली बात यह दिमाग में बैठा कर रखिएगा, एक अनुमानित दस्तावेज है कि यह पैसा यहां से आएगा और यह पैसा यहां पे खर्च किया जाएगा, यानी एक अनुमानित दस्तावेज के तौर पे बजट रहता है। ठीक है, और आप सभी लोगों को बजट पूरा रटना है, याद करना है। बजट से बहुत क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो बजट में देखिए क्या क्या घटक होते हैं बजट में, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। पूरा बजट बताऊंगा मैं, पर पहले बजट को समझिए। बजट में पहले तो प्राप्तियों का विवरण होगा, कहां पे प्राप्तियां, कहां कहां से पैसा प्राप्त होगा और कहां कहां पे व्यय किया जाएगा। हमारे यहां पे जो बजट है वो शून्य बजट है, शून्य आधारित बजट है। शून्य आधारित बजट यानी कि आय और व्यय का जो मतलब जो हम खर्चा करते हैं, कई बार अभी देखिए राजकोषीय घाटा तो होता ही है, सरकार खर्चा ज्यादा करती है, सरकार की आय कम है, तो बजट का जो दोनों का यदि आप देखेंगे तो शून्य ही आएगा। यानी जितना व्यय करेगी सरकार उतनी ही प्राप्तियां, चाहे उधारी लेकर के ही क्यों ना व्यय करना पड़े। शून्य आधारित बजट हमारे यहां पे जीरो बजटिंग होती है। तो 2025-26 के बजट का क्या पूरा का पूरा सार है वो आज के सेशन में आप सभी जानेंगे और बहुत आसानी से पूरा बजट आप लोग समझ पाएंगे। इसके लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। सबसे पहले बताता हूं बजट में क्या क्या होता है। एक तो प्राप्तियों का अनुमान होता है, ध्यान से समझिएगा, यहां पे अनुमान होता है, इसका भी अनुमान ही होता है। और व्यय का अनुमान होता है कि हम यहां पर ये व्यय करेंगे। ठीक है, 2 चीजें तो बजट में ये होती हैं, प्राप्तियों का
और व्यय का अनुमान। राजस्व कैसे बढ़ाया जाएगा, कहां पर टैक्स कितना होगा, कहां पर कर कितना होगा, इस पे भी बजट पे पूरी बात होती है। क्या क्या तरीके होंगे, क्या क्या साधन होंगे, इस पे बात होती है। और साथ ही समाप्त हो रहे वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियां कितनी थी, यानी कि जो पिछला जैसे 2024-25 का आपका जो बजट था, पिछला बजट, उसमें सरकार पूरा का पूरा प्रॉपर डेटा देती है कि वास्तविक कितनी प्राप्तियां हुई, वास्तविक कितना व्यय हुआ। यानी कि जो बजट होता है, बजट में पिछले वर्ष का डेटा भी होता है, पिछले वर्ष का डेटा भी आपको मिलेगा। पिछले वर्ष में क्या सरकार को वास्तविक प्राप्तियां हुई, क्योंकि देखो अभी 2025-26 है ये, ठीक है। 2025-26 में अभी जो बजट में आप बातें 2025-26 के संदर्भ में जो समझोगे, 2025-26 कब से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होगा और ये चलेगा कब तक आपका, 31 मार्च 2026 तक, ये वित्त वर्ष। इसके बारे में अभी हम केवल बजट में अनुमान ही लगा सकते हैं। तो आपको इसमें पूरा सब कुछ अनुमानित है, जितनी भी प्राप्तियां हैं, जितना भी व्यय है, सब कुछ अनुमानित है। लेकिन जो बीत गया है, जो वर्ष बीत गया है, 2024-25 आपका बीत गया है, तो इसकी वास्तविक प्राप्तियां कितनी हैं, वास्तविक प्राप्तियां कितनी हैं, इसका जो रियल टाइम डेटा है, वास्तविक प्राप्तियां, क्योंकि जब यह प्रस्तुत हुआ होगा तब तो, और वास्तविक व्यय, और वास्तविक व्यय, बस यही दोनों को जो है कहां पर प्रस्तुत किया था, 2024-25 के बजट में, ठीक है। अब चलिए एक बार बजट को समझते हैं। बजट में क्या होता है, अनुमान होता है 2025-26 की प्राप्तियों और व्यय का अनुमान, और बजट में वास्तविक प्राप्तियां और व्यय के बारे में पता होता है। जो समाप्त हो रहा वर्ष होता है, यानी 2025-26 आपका अब चलेगा, 2024-25 अब आपका समाप्त हो रहा है, ठीक है। आने वाले वित्तीय वर्ष की आर्थिक और वित्तीय नीतियां भी होती हैं, सरकार को कहां पे क्या क्या पैसा खर्च करना है, ठीक है, स्पष्ट है। अब 2-3 बातें बजट के बारे में और आप लोग जान लीजिए। हमारा जो संविधान है, संविधान में यह उपबंध किया गया है कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना, राष्ट्रपति, चूंकि पूरी तरीके से आप देखिए बजट जो आपका है राष्ट्रपति की सिफारिश से ही आता है, राष्ट्रपति के द्वारा ही आर्टिकल 112 में लिखा गया। वित्त मंत्री जरूर सदन में पूरे, लेकिन वो राष्ट्रपति द्वारा रखवाया जाता है। वित्त मंत्री तो प्रॉपर पूरे बजट को पढ़ती है, लेकिन करता कौन है, राष्ट्रपति। तो जो भी सिफारिशें होंगी, अनुदान की क्या मांग की जाएगी, सब कुछ राष्ट्रपति जी के द्वारा ही करवाया जाता है, उनकी सिफारिश के बिना कुछ नहीं हो सकता है। करारोपण वाला कोई धन विधेयक तब तक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता जब तक राष्ट्रपति ने सिफारिश ना किया हो। जो मनी बिल होता है, लोकसभा का अध्यक्ष तय करता है कि मनी बिल है, लेकिन वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही सिफारिश की जाती है। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई भी मनी बिल नहीं आता है, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद आप सभी को पता है कि अब जो ये बजट आया है 2025-26 का जो बजट आया है, इस बजट पे विस्तार में संसद में, सदन में चर्चा होने वाली है। इस सदन में विस्तार में चर्चा होगी। जो पैसा बजट में लिखा हुआ है यहां पे खर्च होगा, एक एक मांग पे सदन में चर्चा होगी और उसको सदन सहमति देगा। हमारे यहाँ पे देश का राजस्व है, जो पैसा है, उस पर नियंत्रण संसद का है। संसद एक एक खर्चे को, संसद की अनुमति के बिना कोई भी पैसा खर्च नहीं किया जाता है। संसद की सबसे बड़ी भूमिका होती है, संसद चाहे वो धन विधेयक हो, चाहे वो वित्त विधेयक हो, केवल संसद के द्वारा ही उसको, और संसद में लोकसभा ज्यादा प्रभावी है। लोकसभा के पास ही पावर है, राज्यसभा के पास पावर नहीं है। राज्यसभा अनुदान मांगों पे कोई पावर नहीं रखती है। धन विधेयक के मामले में केवल 14 दिन तक के लिए रोक सकती है, और वित्त विधेयक श्रेणी 1 के मामले में भी 14 दिन तक रोक सकती है। तो लोकसभा यहां पे बहुत पावरफुल है, राज्यसभा की पावरफुल ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये आपको समझना है कि हमारे यहाँ पे संसद का पूरा रोल है, इसीलिए संसद पे पूरा का पूरा आपका बजट रखा गया है। अब सदन में पारित होगा, पारित होते होते नया वित्त वर्ष लग जाएगा, इसीलिए पहले इसको प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो ये तो कुछ बातें हैं। अब देखिए, आज बजट प्रस्तुत हुआ है, प्रस्तुत होने के बाद आम चर्चा होगी। आम चर्चा होने के बाद विभागीय समितियों को भेज दिया जाएगा। विभागीय समितियां जांच करेंगी। जैसे आपने 2-3 समितियों के बारे में नाम सुना होगा, एक तो प्राक्कलन समिति है, लोक लेखा समिति है, सार्वजनिक उपक्रमों की समिति है, बहुत सारी डिपार्टमेंटल कमेटी होती हैं। फिर अनुदान मांगों पर मतदान किया जाएगा। जो जो बजट में पैसा मांगा गया है उस पर मतदान होगा।
हो सकता है उस पर कट मोशन भी लाया जाए। कट मोशन ये सदन के सदस्यों के द्वारा कटौती प्रस्ताव लाए जाते हैं। ये सब कुछ मैं पॉलिटी में पढ़ाया डिटेल में। इसके बाद विनियोग विधेयक पारित होते हैं और वित्त विधेयक भी पारित होते हैं, यानी पूरा बजट सत्र पूरे बजट को पारित कराने के संदर्भ में है। यदि बजट समय से पारित नहीं होगा तो देश चल नहीं पाता है। उसके लिए उपाय किया गया लोकानुदान का। लोकानुदान अलग चीज है, लोकानुदान, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान वो आपका अलग है। तो अब आ जाते हैं इस बार के बजट के बारे में कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं कि इस बार का बजट की क्या स्थिति है, इस बार के बजट में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या पॉइंट हैं, इस बार के बजट का टोटल साइज कितना है, ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। इस बार का जो टोटल बजट है, देखिए अब मल्टीपल क्लासेस लूंगा मैं, एक दो क्लासेस नहीं लेना, मुझे बहुत सारी क्लासेस लेना है। इस बार का बजट 2025-26, हमेशा पहले बैक साइड को आपको देखना है। 2025-26 का जो आपका बजट है, इसमें जो व्यय है, टोटल कितना व्यय हुआ है 2025-26 के बजट में, टोटल व्यय कितना हुआ है 50,65,345 लाख करोड़ रुपया, यह एस्टीमेट किया गया है। ठीक है, करोड़ में है पूरा का पूरा पैसा, 50,65,345 करोड़ रुपया, 50,65,345। ये एग्जैक्ट रियल टाइम नंबर आपको याद रखना है, 50,65,345 करोड़ रुपया। ये व्यय किया गया, ये खर्च किया गया, सरकार करेगी ये खर्च। ठीक है, सरकार ये खर्च करेगी। जब सरकार इतना खर्च करेगी तो सरकार की प्राप्तियां भी इतनी होंगी। अब वो प्राप्तियां कहीं से भी हो, सरकार कई सारे सोर्सेस से पैसा प्राप्त करेगी, भी प्राप्तियों पे आएंगे तो सरकार की प्राप्तियां भी कितनी होंगी 50, 65, 345। यानी कि लास्ट में यदि आप माइनस करोगे आय व्यय का विवरण कितना निकल के आएगा, जीरो। ये जीरो लाना ही पड़ता है सरकार को। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। हर 1 फरवरी को जब भी आता है बजट, अभी जब चुनाव का टाइम होता है तो बजट, अंतरिम बजट आता है, फिर पूर्ण बजट आता है। अभी जो आज का बजट आपका प्रस्तुत किया गया, इस बजट का बजट भाषण भी आप सुन सकते हैं आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, और एप्लीकेशन जितने भी बैच हैं, हमारे फाउंडेशन बैच है, सब जगह में जो बजट का सार है उसकी पीडीएफ भेज दूंगा। आप लोग एक बार पीडीएफ भी स्वयं पढ़ लीजिएगा, बट मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, डेप्थ में पढ़ाऊंगा। इस बार जो राजकोषीय घाटा है वो 4.4 रखा गया है। राजकोषीय घाटा कितना रखा गया, 4.4%। राजकोषीय घाटा कितना है, 4.4% है। यदि पिछली बार देखें तो पिछली बार ये आपका कितना था, 4.8% आपका राजकोषीय घाटा निकल के आया, जो संशोधित अनुमान आपके हुए हैं। ठीक है, बजट अनुमान में 4.9 था, लेकिन 4.8, यानी सरकार ने काफी काम किया है। राजकोषीय घाटा ये बात करें सब कुछ अनुमान की 2025-26 में राजकोषीय घटना है 4.4%। ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। राजकोषीय घाटा क्या होता है, एक तरीके से इतनी सी बात समझ लीजिए कि भारत सरकार का व्यय ज्यादा है, आय कम है। व्यय ज्यादा है, आय कम है, यानी कि सरकार कहीं से उधारी ले रही है, उधार लेकर के देश की अर्थव्यवस्था भी हमारी कैसी अर्थव्यवस्था है, हमारी अर्थव्यवस्था घाटे की अर्थव्यवस्था है। राजकोषीय घाटा तभी तो है। ठीक है, फिजिकल डिफिसिट इसे बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहां पे 2-3 घाटे और हैं। एक होता है राजस्व घाटा। राजस्व घाटा सिंपल सी बात है, राजस्व आय कम है और व्यय ज्यादा है, तो राजस्व घाटा भी है। राजस्व घाटा, राजस्व का मतलब होता है टैक्स। राजस्व घाटा कितना है इस बजट में, बजट का मैंने पहले साइज बताया आपको, 50,65,345। ये टोटल व्यय सरकार करेगी इस बार के बजट में। बहुत सारी बातें हैं इस बार के बजट में। 4 लक्ष्यों पर केंद्रित किया जाएगा। विकसित भारत बनाने के लिए 4 इंजन बनाए गए हैं, उन सब पे भी अभी आऊंगा। पहले थोड़ा सा एक बार घाटा पूरा का पूरा देख लीजिए। 2025-26 में जो राजस्व घाटा अनुमानित है वो 1.5 है, 1.5 है। जो प्रभावी राजस्व घाटा है वो 0.3 है। प्रभावी, अभी केवल डेटा देख लीजिए। अब लगातार जितनी भी मेरी बजट की क्लासेस हों, सारी क्लासेस रटनी है आपको, एक एक बात रटवा दूंगा आपको, एक एक चीज रटवा दूंगा, आप देखिएगा। प्राथमिक घाटा 0.8 है, प्राथमिक घाटा 0.8 है। ठीक है,
तो ये 4 घाटे आप याद रखिएगा। राजकोषीय घाटा का अनुमान 2025-26 में 4.4 रखा गया है। पिछले साल जो है 4.9 था, लेकिन जो संशोधित अनुमान इस बार के बजट में आए हैं वो 4.8 है आपका, ठीक है। और इससे पहले 2023 जो आपका 24 का बजट था उसमें 5.6 था, यानी कि राजकोषीय घाटा लगातार कम हो रहा है। 4.4 का जो है राजकोषीय घाटा इस बार देखने को मिला है। और बजट का, अब बजट के बारे में थोड़ा सा 2-3 बातें जो मैं आपको यहां पे डिस्कस करना चाहता हूं, क्रम से एक बार समझते हुए चलिएगा। इस बार के बजट में, केंद्रीय बजट में, भारत को विकसित भारत बनाने के लिए जो विकास इंजन है हमारा, उस विकास इंजन में 4 आधारभूत तत्वों को समावेशित किया गया है। विकसित भारत का विकास इंजन जो आपका है, विकसित भारत का विकास इंजन, अब विकसित भारत का लक्ष्य तो 2047 में है, लेकिन सरकार ने ये 4 क्षेत्रों को विकास इंजन के तौर पे चिन्हित किया। एक तो कृषि, एग्रीकल्चर, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, हमें इस क्षेत्र में काम करना पड़ेगा। दूसरा एमएसएमई सेक्टर, ये रोजगार प्रदान करेगा और इसकी संभावनाएं सबसे ज्यादा है आत्मनिर्भर भारत बनाने में। एमएसएमई, ठीक है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। निवेश, इन्वेस्टमेंट और निर्यात, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री हमें डेवलप करना है भारत को। ये 4 क्षेत्रों पे हम काम करेंगे तो भारत जो है विकसित भारत में हो जाएगा, ऐसा इस बार के बजट में बात की गई है, ठीक है। और इन्हीं सब विषय में कि अब भारत सरकार एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्या काम करेगी, कौन कौन सी योजनाएं लेकर के आएगी, ठीक है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना लाने की बात की गई है, ठीक है। तो वो सब चीजें भी, योजनाएं कौन कौन, एग्रीकल्चर में क्या होगा, एमएसएमई के में क्या होगा, निवेश में क्या होगा, निर्यात में क्या होगा, इसको लेकर मैं बात करूंगा। यहां पे एक बात और वित्त मंत्री जी ने इस पूरे बजट भाषण में कही कि जो विकसित भारत बनेगा, उस विकसित भारत में कौन कौन से लक्ष्य होंगे जिनकी, जिस दिशा में हमें काम करना है। विकसित भारत को लेकर क्या क्या लक्ष्य होंगे, उन लक्ष्यों को लेकर के काम करना। विकसित भारत के व्यापक सिद्धांत, और उसी पर केंद्रित है पूरा का पूरा बजट। विकसित भारत के व्यापक सिद्धांत, विकसित भारत के व्यापक सिद्धांतों की बात करूं तो सबसे पहला सिद्धांत जो यहां पर निकल के आ रहा है वो आ रहा है गरीबी से मुक्ति। गरीबी से मुक्ति, पहला पॉइंट तो ये है ना, भारत को गरीबी मुक्त बनाना है। इस बार के बजट में इस पे केंद्रित किया गया कार्य। स्कूली शिक्षा प्रदान करनी है और बहुत गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा प्रदान करनी है। दूसरा पॉइंट है गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा। यदि आप इन पूरे पॉइंटों को देखेंगे, सब सतत विकास लक्ष्य से भी जुड़े हुए हैं। लक्ष्य नंबर 1 ही गरीबी है, लक्ष्य नंबर 4 शिक्षा से जुड़ा हुआ है। इसके बाद तीसरा पॉइंट जो आपका है गुणवत्तापूर्ण, ठीक है, पूरा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो गई। तीसरा स्वास्थ्य से सभी को बेहतरीन, सस्ता और सर्वसुलभ स्वास्थ्य पहुंचाना, इस दिशा में सरकार काम कर रही है, ठीक है। स्वास्थ्य तीसरा आपका हेल्थ से जुड़ा हुआ है। चौथे पॉइंट की बात करें तो चौथा पॉइंट आपका रोजगार से जुड़ा हुआ, सबको रोजगार पहुंचाना है, 100% कुशल कामगार और रोजगार, तो चौथा पॉइंट आपका रोजगार से जुड़ा हुआ है। और पांचवा पॉइंट जो आपका है, विकसित भारत को बनाने के लिए आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की और साथ ही जो है हमारे किसान जितने भी हैं उन सभी को आपस में जोड़ना। तो यहां पे महिलाओं पे केंद्रित किया गया इस बजट को, महिला, ठीक है। और छठवां है किसान। बस आप ये समझ लीजिए सरकार के ये 6 पॉइंट हैं जो कि विकसित भारत के दिशा में भारत को ले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में बैठा के, निजी निवेश पे भी काम करना है। ये देखिए 4 पॉइंट है विकास इंजन के, तो एग्रीकल्चर, एमएसएमई, निवेश और निर्यात, ये 4 आपके जो है विकास इंजन के तौर पे हैं। और विकसित भारत के व्यापक सिद्धांतों में ये क्षेत्रों में भारत सरकार बड़े तेजी से काम करेगी, जिस दिशा में काम गति के साथ होगा और चीजें बढ़िया होंगी, ठीक है। तो कई सारी योजनाएं लेकर के आई गई हैं, उन सब योजनाओं को लेकर के भी मैं आपको डिटेल में डिस्कशन करूंगा। देखो, मैं एक दिन में कोई भी कंटेंट जल्दबाजी में नहीं पढ़ाना चाहता, मैं डेप्थ जाके पढ़ाना चाहता हूं, डिटेल जाके पढ़ाना चाहता हूं और आपके दिमाग में बजट का भूत खत्म करना चाहता हूं। और आने वाले इसी
मतलब 1-2 दिन 4 दिन 6 दिन की क्लासेस में बजट आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। यदि कठिन से कठिन आपको बजट लगता है तो भी आप याद कर ले जाओगे, एक एक पॉइंट आपको रटवा दूंगा। और ये परीक्षा में बजट से क्वेश्चन आते हैं, साथ ही इकोनॉमिक सर्वे का अलग सेशन रखेंगे, इकोनॉमिक सर्वे भी पूरा याद करा देंगे, ठीक है। तो बजट को लेकर के आज बजट आ चुका है और बजट को लेकर के मैं आपको अब डेप्थ में डिटेल में क्लासेस प्रारंभ कर रहा हूं। कुछ बातें मैंने अभी आज आपको बताई हैं। मैंने आपको बजट का आकार बताया, बजट में राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, ये बेसिक चीजें हैं। अब इनको डिटेल में पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए, प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिएगा। लगभग 10 क्लासेस होंगी, 10 क्लासेस में पूरा बजट कंप्लीट हो जाएगा। पूरा बजट हर एक चीज में हम डेटा भी देखेंगे उसका और उसका इंप्लीमेंटेशन भी देखेंगे। साथ ही जो मतलब अभी जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे टैक्स स्लैब में भी परिवर्तन हुए हैं, है ना, नए टैक्स स्लैब आ चुके हैं और अब सरकार के द्वारा टैक्स को लेकर के पूरा का पूरा कि 0 से 4 लाख रुपए तक में कोई भी किसी भी तरीके से टैक्स नहीं लगेगा। 4 से 8 लाख रुपए तक में 5% का टैक्स है, 8 से 12 लाख रुपए तक में 10% का टैक्स है, 12 से 16 लाख रुपए तक में 15% का टैक्स है, 16 से 20 लाख तक में 20% का टैक्स है और 20 से 24 लाख तक में 25% का टैक्स है और 24 लाख के ऊपर 30% का टैक्स है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है चेंज सरकार के द्वारा किया गया है। टैक्स स्लैब में मतलब राहत मिली है इस बजट में, काफी सारी चीजें नई हैं, काफी सारी चीजें इसमें, तो वो सब चीजें डेप्थ में अब आने वाले सेशंस में आप पढ़ेंगे मेरे साथ, ठीक है। तो आप तैयार हो जाइए बजट को बहुत समग्रता से समझने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिए और हर एक सेशन को देखिएगा, हर एक सेशन को हम डेप्थ में पूरे सेशन को लेकर चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखता हूं। और बजट का मैंने पीडीएफ आपको, जो बच्चे हमारे फाउंडेशन बैच में जुड़े हुए हैं, सभी फाउंडेशन बैच में बजट का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे का पीडीएफ भी मिल जाएगा, बाकी डिटेल क्लासेस भी मिल जाएंगी। और साथ ही आजाद आईएएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोग जरूर जुड़ के रहिए, वहां पर भी आपको कंटेंट सारा का सारा अवेलेबल रहेगा। क्लासेस ये आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे होंगी, हमारे ऐप में होंगी। सारे फाउंडेशन कोर्स वाले बच्चे हैं, सभी लोग इस क्लास से जुड़े और साथ साथ नोट्स बनाते हुए चले, ठीक है। चलिए।